गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरव झारखंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड का एक महत्वपूर्ण बात जो झारखंड का इतिहास है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और झारखंड का इतिहास में बोला जाए भारत का इतिहास कहने का तात्पर्य है कि जो इतिहास है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हुआ प्राचीन इतिहास, दूसरा हुआ मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग हुआ आधुनिक इतिहास। और इस तीनों इतिहास में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम एक परिचय जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं झारखंड का इतिहास। इसका झारखंड का इतिहास और झारखंड का इतिहास में झारखंड का परिचय, इतिहास से संबंधित उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और झारखंड का इतिहास में स्टार्ट करें क्या, झारखंड का परिचय। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यह आदिवासियों का एक स्वदेश के रूप में जो सदियों पुराना सपना था कि आदिवासियों का एक अलग प्रदेश झारखंड बने। ठीक है, तो जो आदिवासियों का बहुत पुराना सपना एक स्वदेश कि मेरा एक देश मतलब अपना एक राज्य हो, वो झारखंड के रूप में प्राप्त हुआ। झारखंड का जो मुख्य क्षेत्र है, झारखंड का जो मुख्य भाग है वो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र उसमें शामिल है। क्या शामिल है, तो छोटा नागपुर का पठार और दूसरा संथाल परगना। तो झारखंड का जो मुख्य भाग है वो छोटा नागपुर का पठार और दूसरा क्या हुआ, संथाल परगना हुआ। और झारखंड का जो उत्तर भाग जो झारखंड का है वहां पे विंध्य एवं केमूर की जो पर्वत श्रेणी है वो हमेशा क्या करता है, झारखंड के उत्तरी भागों को ढकता है। और उसी के चलते क्या हो रहा है कि झारखंड में प्राचीन काल से झारखंड का उत्तर की ओर से किसी भी तरह का कोई आक्रमण नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो झारखंड का उत्तरी भाग हुआ वहां पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, विंध्य एवं केमूर की पहाड़ी, केमूर की पर्वत श्रेणी हो गई। पर्वत श्रेणी जो झारखंड को उत्तरी भागों को सदैव सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि झारखंड का जो प्राचीन काल था, इसका झारखंड का जो प्राचीन काल था, और इस प्राचीन काल में झारखंड में जो मुख्य रूप से जो शासक यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने का काम किए और वो थे गुप्त वंश। कौन सा, तो वो वंश जो थे उस वंश का नाम था गुप्त वंश। कौन सा वंश था, गुप्त वंश। और दूसरा जो था वो गोंड शासक शशांक थे। कौन, गोंड शासक शशांक। और पहला गुप्त वंश, पहला वंश कौन हुआ, गुप्त वंश। और सेकंड जो हुआ दूसरा वो गोंड शासक शशांक। ठीक है, बोला जाए कि जो झारखंड का जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो झारखंड पर जो मुख्य रूप से शासन व्यवस्था स्थापित करने का काम कौन किया, तो पहला हो गया गुप्त का मतलब गुप्त वंश। और दूसरा जो हुआ वो गोंड का शासक जो था शशांक, उन्होंने झारखंड पर अधिकार किया था। अब जैसे झारखंड का गुप्त काल समाप्त होता है, झारखंड का गुप्त काल में प्राचीन काल में झारखंड पर किस वंश का जो राज था उसके बारे में हम जान चुके कि गुप्त वंश था और दूसरा गोंड शासक शशांक का था। जैसे प्राचीन काल समाप्त होता है वैसे प्रारंभ होता है आपका मध्यकालीन का। कौन सा काल, झारखंड में जो मध्यकाल में झारखंड पर क्या प्रभाव था उसके बारे में अब हम जानते हैं कि मध्यकाल में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यकाल
मध्यकाल में जो झारखंड पर जो शुरुआत से झारखंड पर जो प्रभाव पड़ा था वो क्षेत्रीय राजवंशों का था। किसका? झारखंड में मध्यकाल से जो आरंभ से जो यहाँ पे प्रभाव पड़ा वे क्षेत्रीय राजवंशों का था। बाहरी आक्रमण यहाँ पे कम हुआ था और इन क्षेत्रीय राजवंशों में से 3 जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनका प्रभाव झारखंड पर सबसे ज्यादा था। तो कौन कौन था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि झारखंड में मध्यकाल में जो क्षेत्रीय राजवंश थे और वो 3 जो क्षेत्रीय राजवंश थे तो कौन कौन थे उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसका प्रभाव झारखंड पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो वो तीनों क्षेत्रीय राजवंश कौन थे उसके बारे में हम बताते हैं। पहला था छोटा नागपुर खास का नागवंशी वंश। कौन था? छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक, नागवंशी वंश हो गया। छोटा नागपुर खास का कौन हो गया? नागवंशी वंश, नागवंशी। और दूसरा कौन हो गया? पलामू का, कौन? पलामू का रैक्सौल। और तीसरा कौन सा? सिंघू का सिंघू। कहने का तात्पर्य हुआ कि मध्यकाल में झारखंड का आरंभ में 3 वंशों का सबसे ज्यादा झारखंड पर प्रभाव पड़ा और ये तीनों क्षेत्रीय राजवंश थे। और इन तीनों में से पहला था छोटा नागपुर खास का नागवंशी वंश, दूसरा था पलामू का रैक्सौल वंश और तीसरा आपका था सिंघू का सिंह वंश। समझे? अब जैसे तीनों राजवंशों का प्रभाव पड़ता है झारखंड पे उसके बाद धीरे धीरे और सारा राजवंश का भी उदय होता है और इन राजवंशों का जो बाद में प्रभाव पड़ता है वो नए नए राजवंश जो बाद में उभर कर आते हैं। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि तीनों के बाद कौन कौन सा राजवंश आया। तो इनमें से कम 6 नया राजवंश आए थे उसके बारे में हमको जानना है। तो पहला ढालभूम का ढाल वंश, मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खड़गडिहा राज्य, पलामू में चेरो वंश। ठीक है? और कौन सा हुआ पहला उसके बारे में लिखते हैं। मानभूम का मानवंश, मानभूम का मानवंश। दूसरा ढालभूम का ढाल वंश। तीसरा हुआ खड़गडिहा राज्य। चौथा हुआ रामगढ़ राज्य। पांचवा हुआ पंचेत राज्य। और छठा जो हुआ वो पलामू में यहाँ पे तुम्हारा चेरो राजवंश आता है। कौन सा राजवंश? चेरो वंश। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड का जो मध्यकाल स्टार्ट होता है प्रारंभ होता है उस समय झारखंड में जो प्रारंभ में जो 3 वंश आया था वो कौन कौन था? तो उसमें सबसे पहले छोटा नागपुर का नागवंशी वंश, उसके बाद पलामू का रैक्सौल वंश, उसके बाद पलामू का रैक्सौल वंश के बाद सिंघू का सिंह वंश आता है। उसके बाद जब उसका शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है कुछ समय के बाद इन सारे राजवंशों का झारखंड में उदय होता है। ये राजवंश है मानभूम का मानवंश, दूसरा ढालभूम का ढाल वंश, तीसरा खड़गडिहा राज्य, चौथा रामगढ़ राज्य और पांचवा पंचेत राज्य और छठा आपका चेरो वंश। समझे? अब मानभूम और ये आपका पंचेत जो होता है ये दोनों धनबाद की तरफ पड़ता है। ठीक है? ढालभूम आपका सिंहभूम में पड़ता है। बाकी वो खड़गडिहा राज्य हो गया वो गिरिडीह का क्षेत्र में आ जाता है और रामगढ़ खुद आज जो रामगढ़ है वहीं पे रहता है। और आपका पलामू ये तो सब कुछ जानते हैं पलामू खुद इसका भी क्या हो गया प्रमंडल भी है और एक जिला के रूप में भी है। और इन सारे राजवंशों में मध्यकाल में जो सबसे ज्यादा प्रभाव था कहने का तात्पर्य जो सबसे दीर्घकालीन मतलब जो लंबा समय तक झारखंड में राज किया मध्यकाल में उस वंश का नाम था छोटा नागपुर खास का नागवंश। कौन? छोटा नागपुर खास का नागवंश। ठीक है?
तो पूछेगा कि झारखंड में मध्यकाल में जो क्षेत्रीय राजवंश था, इन क्षेत्रीय राजवंशों में से कौन सा क्षेत्रीय राजवंश सबसे लंबा समय तक अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया? तो उसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। अब मध्यकाल में जैसे इन जो क्या थे, सब क्षेत्रीय राजवंश थे, इनका प्रभाव रहने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का एंट्री होता है, दिल्ली सल्तनत आता है। अब जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड रहता है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक रहता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक किसका प्रभाव रहता है यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। अब 1206 से 1526 ईस्वी तक लगभग 300 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? लगभग 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे प्रभाव रहता है। उसके बारे में जानना है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ता है, कितना पड़ता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो लगभग 300 वर्षों में अब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत है क्या। बहुत को ये नहीं पता होगा कि दिल्ली सल्तनत है क्या। तो कहने का तात्पर्य जो दिल्ली में राज, जब यहाँ पे मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करने के बाद, यहाँ का धन संपत्ति लूटने के बाद जब अपना देश जा रहा था, उस टाइम उसका जो गुलाम था उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे 1206 ईस्वी में वो क्या रहता है? मोहम्मद गौरी का दास रहता है, इसलिए यहाँ पे दास वंश का स्थापना करता है। इसी को बोला जाता है गुलाम वंश और इसी को बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। समझे? तो ये क्या होता है कि जब मोहम्मद गौरी जा रहा था तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य सौंप कर जा रहा था। और वो क्या था? मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब उसका दास था तो वो क्या करता है? यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है। और वहीं से क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। और यहाँ पे 5 दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। पहला कौन है? तो आपका गुलाम वंश होता है। दूसरा आपका कौन होता है? खिलजी वंश होता है। तीसरा कौन होता है? तुगलक वंश होता है। चौथा कौन होता है? सैयद वंश होता है। और पांचवा कौन होता है? लोधी वंश। ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही पांचों वंशों में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का एंट्री होता है तो यहाँ दिल्ली सल्तनत प्रभावित हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट इसमें जो रहता है 300 वर्षों का जो पीरियड रहता है, उसमें जो लास्ट रहता है वो रहता है इब्राहिम लोधी। ठीक है। और इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है। और ये जो लास्ट में 1526 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये 300 वर्ष की जर्नी में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो था और उसमें जितने सारे राजवंश थे, उनमें से आपका जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक जो रहता है, तुगलक वंश का कौन शासक रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसका सेनापति का नाम रहता है मलिक बया। क्या नाम रहता है? मलिक बया। और मलिक बया क्या करते हैं उस टाइम जब वो झारखंड पर आक्रमण करता है तो हजारीबाग में कहाँ पे हजारीबाग में एंट्री करता है। कौन? तब मोहम्मद बिन तुगलक। इधर निकाल देते हैं। यहाँ पे आपका कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन रहता है? सेनापति जिसका नाम रहता है मलिक बया। ठीक है। तो जो मलिक बया रहता है वो क्या करता है कि हजारीबाग क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पे? हजारीबाग। तो क्या करता है? मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र पर अपना आक्रमण करता है। जो 6 एवं चंपा जो क्षेत्र रहता है उस पर कब्जा स्थापित करता है। और इसी के समय में क्या रहता है कि जो उड़ीसा का शासक रहता है जिसका नाम रहता है कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम रहता है? कपिलेंद्र गजपति। वो
झारखंड का जो संथाल परगना है वहां पे आक्रमण करता है, समझे। तो एक हुआ तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक हुआ जो हजारीबाग हो गया, छेर एवं चंपा पर आक्रमण करता है, और दूसरा हुआ उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति जो संथाल परगना पर आक्रमण करते हैं, उसका नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कहां पे? संथाल परगना, ठीक है। उसके बाद एक रहता है वीरभूम का शासक जो सिंहभूम पर आक्रमण करता है। इतना होने के बाद एक कौन हुआ? वीरभूम का शासक जो सिंहभूम पर आक्रमण करता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना गया है कि जो 13वीं शताब्दी का उड़ीसा का शासक रहता है जिसका नाम रहता है जय सिंह देव, इधर आक्रमण होने के बाद 13वीं शताब्दी में उड़ीसा का शासक जिसका नाम रहता है जय सिंह देव, क्या नाम रहता है? जय सिंह देव। जय सिंह देव क्या करता है कि 13वीं शताब्दी में वो झारखंड का शासक घोषित करता है। मतलब 13वीं शताब्दी में जो उड़ीसा का शासक रहता है जय सिंह देव, वो क्या करता है कि अपने आप को झारखंड का शासक घोषित करता है। उसके बाद झारखंड का शासक घोषित करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि एक होता है खान देश का शासक रहता है जिसका नाम रहता है आदिल शाह द्वितीय। कौन? खान देश का शासक जिसका नाम रहता है क्या? आदिल शाह सेकंड, आदिल शाह द्वितीय या आदिल शाह सेकंड। अब खान देश का शासक आदिल शाह द्वितीय क्या करता है कि झारखंड में अपनी फौज को कुछ करता है, मतलब भेजता है, और भेजने के बाद वह अपने आप को झारखंड का सुल्तान, कहने का मतलब झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण करता है। क्या करता है? झारखंडी सुल्तान, झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि खान देश का शासक क्या नाम होता है? आदिल शाह द्वितीय। वो अपने फौज को झारखंड में भेजने के बाद कहां पे? तो झारखंड में भेजने के बाद अपने आप को कौन सा पदवी धारण करता है? तो क्या बताइएगा? झारखंडी सुल्तान। और पूछेगा कि 13वीं शताब्दी में उड़ीसा का कौन सा शासक था जो झारखंड का शासक घोषित किया था? तो उसका नाम रहता है जय सिंह देव, ठीक है। और एक और पूछेगा कि संथाल परगना में मध्यकाल पर उड़ीसा का कौन सा शासक आक्रमण किया था? तो उसका नाम रहता है कपिलेंद्र गजपति, ठीक है। और पूछेगा कि हजारीबाग में मध्यकाल में जो आक्रमण किया था वो कौन था? कौन सा शासक था? उस शासक का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? तो वो जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका जो सेनापति था उसका नाम था मलिक बया। ऐसा बोला जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो पागल शासक था। कैसा? पागल शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक जनता से परेशान था, और वहां की जनता मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान थी। किससे? तो वहां की जनता जो थी मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जनता से परेशान था। अब क्या होता है कि झारखंड में जो 300 साल का जो पीरियड रहता है, 300 वर्ष का जो पीरियड रहता है वो समाप्त होने के कगार पर रहता है। मतलब अभी जो बता रहा हूँ वो 300 साल का जो पीरियड था उसके बारे में बताएं। अब जैसे 1526 ईस्वी में एक आपने सुना होगा कि एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन पता होना चाहिए कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो अकबर, किसके बीच? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और अकबर जीता था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें जब अकबर जीतता है तो क्या होता है? यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की स्थापना होता है। किसका? मुगल साम्राज्य का
स्थापना होता है। तो कब होता है मुगल साम्राज्य का स्थापना? तो 1526 ईस्वी में। अब 1526 ईस्वी में जैसे ही मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है तो उसका प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ता है? किसका? मुगल साम्राज्य का प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ता है उसके बारे में हमको जानना है। अभी हम जाने तो दिल्ली सल्तनत का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब दिल्ली सल्तनत शासन कर रहा था तो झारखंड को कभी भी पूरी तरीके से अपने आक्रांत अपने प्रभाव में नहीं ले सका, बल्कि दिल्ली सल्तनत का छिटपुट मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा कहने का मतलब थोड़ा था जो आक्रमण हुआ, लेकिन पूर्ण रूप में झारखंड को अपने नियंत्रण में कभी भी नहीं ले सका। अब जैसे दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है वैसे आता है आपका मुगल का, कौन सा काल? मुगल का। अब यहाँ पे प्रारंभ होता है मुगल का। अब मुगल काल का जो पीरियड चलता है वो आपका 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलता है। कब तक? 1707 ईस्वी तक। और यहाँ पर जो 1526 होता है ये अकबर इब्राहिम लोधी को हराने के बाद मुगल डायनेस्टी का स्थापना यहाँ कर करते हैं, और ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। और इस बीच में मतलब जब बाबर यहाँ पे राज स्थापित करता है उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, और अकबर के बाद जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। और औरंगजेब और बाबर कहने का मतलब है बाबर और औरंगजेब के जो पीरियड रहता है इस बीच में झारखंड पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमको जानना है। तब जब बाबर मुगल काल की स्थापना करने के बाद वो राज अपना प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रभाव झारखंड पर कुछ नहीं पड़ता है। मुगल काल में बाबर का प्रभाव नहीं रहा, उसके बाद हुमायूं का भी यहाँ पे प्रभाव नहीं रहता है। किसका? हुमायूं का भी प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ होता है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ कब होता है? 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। अब 1556 ईस्वी में क्या होता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और इस युद्ध में एक तरफ से अकबर रहता है और दूसरी तरफ से हेमू रहता है, और अकबर उस समय 14 साल का रहता है, और इसका जो संरक्षक रहता है जिसका नाम रहता है बैरम खान रहता है। अब क्या करता है कि अकबर की तरफ से बैरम खान और उधर हेमू के बीच जो युद्ध होता है, और इस युद्ध में हेमू की हार होती है और अकबर का जीत होता है। यहाँ से क्या होता है कि अकबर अपना राज्य स्थापित मतलब अपना शासन व्यवस्था प्रारंभ करता है, और शासन व्यवस्था प्रारंभ करने के 30 वर्षों के बाद कब 30 वर्षों के बाद क्या होता है ना कि झारखंड पर मुगलों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कितने? तो जब अकबर का शासनकाल प्रारंभ होता है तो 30 वर्षों के बाद किसका? 30 वर्षों के बाद मुगलों का जो वास्तविक संपर्क जो होता है वो झारखंड से क्या होता है? स्थापित होता है। समझे? हैं? समझ में आ रहा है कि अकबर का जब शासनकाल प्रारंभ होता है तो 30 वर्षों के बाद क्या होता है? उसका जो वास्तविक प्रभाव रहता है वो झारखंड पर पड़ता है, मतलब 3 दशक के बाद प्रारंभ होता है। अब यहीं से सोचिए कि कब प्रभाव पड़ेगा। तब 1585 ईस्वी में क्या होता है? जो अकबर आता है वो झारखंड पर अपना वास्तविक संपर्क स्थापित कर पाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मुगल काल यहाँ पे हावी होता है, ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं, क्षेत्रीय राजवंश जो हम पहले बताए थे, छोटा नागपुर खास का नागवंशी वंश, पलामू का चेरो वंश, ठीक है, रामगढ़ राज, खड़गडिया राज, ठीक है, पंचेत हो गया, मानवम हो गया, ढालवन हो गया, इन सारे छोटे जो राजवंश होते हैं वो जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा में जो मुगल सूबेदार था, मतलब मुगलों के अधीन जो सूबेदार थे उसे टैक्स देने के लिए क्या होते राजी हो जाते हैं, जैसे मुगलों का प्रभाव झारखंड पर पड़ता है। लेकिन जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसे जो टैक्स देने के लिए राजी हो जाते हैं वो नियमित रूप से नहीं होता है, बल्कि जब तक उसका प्रभाव रहता है तब तक टैक्स देने के लिए हामी भरते हैं।
जैसे उनके प्रभाव, जैसे ही उनका प्रभाव कम होता है वैसे वो टैक्स देने से मना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का मतलब क्या होता है, इस तरह का दौर चलता है। उसके बाद मुगल काल के बाद आता है उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल कालीन। उस समय क्या होता है कि झारखंड पर जो उत्तर मुगल कालीन था उसका प्रभाव पकड़ बहुत कम हो जाता है। जब बहुत पकड़ कम हो जाएगा तो यहाँ का जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो राजस्व नहीं देते थे, उस टाइम राजस्व देने से मना कर दिए। जैसे उत्तर मुगल कालीन का प्रभाव यहाँ पे झारखंड पे समाप्त होता है वैसे झारखंड पर एक नया खतरा मंडराता है। अब पता है वो खतरा के रूप में कौन होता है? वो रहता है मराठा। कौन रहता है? मराठा। और यहाँ पे नया खतरा के रूप में किसका आगमन हो रहा है? मराठा का। ठीक है, तो मराठा का जो आगमन होता है, इसका मराठा का, वो कब होता है? तो मराठा का आगमन 1741 से 1803 ईस्वी तक होता है। बोला जाए कि जो झारखंड में मराठा जो नया खतरा का रूप बनकर आया वो कब से कब तक रहा? तो 1741 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक रहता है। अब मराठा का प्रभाव झारखंड में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और यह धीरे धीरे विकराल रूप लेना शुरू कर देता है। जैसे ही यह विकराल रूप लेना शुरू करता वैसे झारखंड पर एक और दूसरा का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे मराठा का प्रभाव बढ़ता वैसे कोई दूसरा एंट्री मारता है, और वो कौन रहता है पता है? तो वो अंग्रेज का एंट्री होता है। समझ में आ रहा है? तो झारखंड पर क्या होता है कि अंग्रेज का प्रारंभ हो जाता है, मतलब क्या आना प्रारंभ हो जाता है, और वैसे ही मराठा का शक्ति क्या होता है? छीन हो जाता है। इसका शक्ति क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे कौन आएगा? अंग्रेज आएगा। दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राजवंश, मध्यकाल में आपका क्षेत्रीय राजवंश का प्रभाव देखें। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल, मुगल काल के बाद मराठा। अब मराठा का प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है? तो अंग्रेज करता है। और अंग्रेज का आगमन झारखंड में सबसे पहले किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का आगमन झारखंड में सबसे पहले जो होता है 1767 ईस्वी से 1837। ठीक है, 1837 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 1767 से 1837 ईस्वी तक, लगभग कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक। मतलब अंग्रेजों को जो झारखंड में प्रवेश करने में कितना साल लग जाता है? लगभग 70 वर्षों तक अपने अधिकार में लेने में। ठीक है, अब 1767 ईस्वी में जो अंग्रेज झारखंड में सर्वप्रथम जो एंट्री करता है, मतलब जो आता है, वो कौन सा क्षेत्र में एंट्री करता है? तो सिंहभूम में अपना मतलब एंट्री करता है। यहाँ पे तो अंग्रेज झारखंड में पूछेगा क्वेश्चन कि अंग्रेज झारखंड में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो कौन सा क्षेत्र में? तो सिंहभूम में प्रवेश किया था। कहाँ पे? सिंहभूम में। ठीक है, और ये प्रवेश का सिलसिला, इसका जो प्रारंभ होता है वो 1767 से 1837 ईस्वी तक चलता है। लगभग 70 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ पर प्रवेश करने में समय बिताते हैं। और सबसे पहले कहाँ पे? तो सिंहभूम में। अब अंग्रेज आने के पीछे कारण रहता है कि उस टाइम जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी होता है वो मुगल काल जो रहता है वो किसको दे देता है? अंग्रेज को दे देता है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज का एंट्री होता है और 70 वर्षों तक का समय लगता है। अब यहाँ पे जब अंग्रेज आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज को जो सहयोग करने वाले रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो पहला जमींदार, दूसरा ठेकेदार, तीसरा साहूकार, महाजन, कर्मचारी, व्यापारी, ये सभी क्या करते हैं? अंग्रेज को सहयोग देने का काम करते हैं। ये सब क्या करते हैं कि अंग्रेज को सहयोग करते हैं। तो कौन कौन? महाजन हो गया, कर्मचारी हो गया, व्यापारी हो गया, जमींदार हो गया, ठेकेदार हो गया। और जब ये अंग्रेज को सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ जो आदिवासी रहते हैं उसका जो एक बंद जीवन रहता है, कहने का मतलब वो आइसोलेटेड रहते हैं, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रहता है। तो जैसे ही इन लोगों का प्रवेश झारखंड में होता है
तो उसका प्रभाव तो यहाँ का स्थानीय जो आदिवासी उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जब उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसका जो वन्य जीवन रहता है उसमें उथल पुथल मच जाता है। क्या मच जाता है? उथल पुथल मच जाता है। उसके बाद वहां से क्या होगा, जब उथल पुथल मचेगा तो वहां पे फिर क्या होगा कि वो विद्रोह करने पर मजबूर हो जाते हैं। और विद्रोह करने पर जब मजबूर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि विद्रोह आंदोलन का रूप ले लेता है आदिवासियों का। वो विद्रोह सबसे पहले रहता है, उसका नाम रहता है संथाल विद्रोह या तो संथाल युद्ध, जो 1855 से 56 तक चलता है। दूसरा जो रहता है उसका नाम रहता है आपका बिरसा या उर्गुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह रहता है। कब से कब होता है? तो पहला हो गया आपका संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, इसे वो संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। क्या? संथाल हुल। हुल का मतलब ही होता है विद्रोह करना, जो 1855 से 56 तक चलता है। दूसरा रहता है बिरसा मुंडा आंदोलन, जो 1899 से कब से कब तक चलता है? 1899 से 1900 ईस्वी तक चलता है। और इन सारे आंदोलन के बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे 1857 की क्रांति भारत में होती है और उसका प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका जो प्रभाव रहता है झारखंड पर, तो झारखंड के लोग 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्रांति के बाद क्या होता है? 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसके बाद भारत में क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। वो राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन रहता है उसमें रहता है असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी को प्रारंभ होता है। दूसरा रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तीसरा रहता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह का कई महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं और उसका सहयोग झारखंड के लोगों द्वारा किया जाता है। और उसी के बारे में हमको जानना है, क्योंकि हम झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें झारखंड के लोगों का क्या योगदान था उसके बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद क्या होता है कि 1947 जब आता है तो झारखंड नहीं बल्कि भारत आजाद हो जाता है। और जब भारत आजाद हो जाता है तो बिहार क्या था, उस समय भारत का एक स्टेट रहता है और बिहार का अस्तित्व यहाँ पे स्थापित हो जाता है। किसका? बिहार का अस्तित्व स्थापित हो जाता है और उस बिहार का ही एक भाग रहता है जिसका नाम रहता है झारखंड और उसे दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। तो जिस टाइम भारत आजाद हुआ था 1947 को, उस समय झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद भारत में आपका बिहार एक अस्तित्व बना और उसी का भाग रहा आपका झारखंड। अब बिहार से एक अलग झारखंड राज्य का मांग प्रारंभ हो जाता है और वो जो प्रारंभ होता है वो 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक मतलब 1912 को प्रारंभ होता है। ठीक है, और उसके लिए झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन प्रारंभ होता है। और वो कौन कौन सा आंदोलन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो वो आंदोलन आपका हुआ, उस आंदोलन का नाम बताते हैं। तो झारखंड में हुआ, एक हुआ छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना होता है। दूसरा आपका संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना क्या होता है? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना होता है, जिसका नाम बाद में क्या पड़ता है? आदिवासी महासभा पड़ता है। उसके बाद झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। तब तक झारखंड का मांग एक चरम सीमा पकड़ लेता है, लेकिन जैसे 1963 और 73 का पीरियड आता है, लगभग 10 वर्षों तक झारखंड आंदोलन का जो मांग रहता है वो शांत पड़ जाता है। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं वो बिखराव का दौर था। ठीक है, वहां पे झारखंड की मांग जो रहता है वो शून्य पर पहुंच जाती है। मतलब झारखंड का मांग जो मांग उठना चाहिए वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1973 के बाद झारखंड में क्या होता है? फिर से आंदोलन प्रारंभ होता है। उस आंदोलन जो स्टार्ट करता है वो रहता है आपका JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी द्वारा। क्या होता है? झारखंड की मांग फिर से प्रारंभ होता है और वो
प्रारंभ का प्रभाव इतना पड़ता है कि 1995 में जाकर झारखंड बिहार सरकार के द्वारा जैक की स्थापना की जाती है। किसका? जैक की स्थापना की जाती है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासित परिषद की स्थापना होती है। किसका? तो 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आता है और ये भारत राज्यों का संघ है। उसमें 28वां राज्य झारखंड बनता है, जिसका राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका होता है। अब झारखंड का जो इतिहास का झारखंड का जो परिचय, झारखंड के इतिहास में यहाँ के लोगों को क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम जान चुके हैं। अब अगला टॉपिक जानेंगे कि झारखंड का जो नामकरण हुआ था उसके बारे में। और अभी तक के लिए